बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है नितिन की पाठशाला में। और इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारे 5वें वीडियो है ये, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपका कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है, कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन large number of monomer molecules they combine together, usually with the loss of simple molecules like water, alcohol, ammonia, carbon dioxide, hydrogen chloride, etc. to form the macromolecule, in which molecular formula of repeating structural unit is generally not the same as that of monomer, right। एडिशन की मेन बात क्या थी कि जो मोनोमर का है, यदि n मोलिक्यूल्स आपके मोनोमर के हैं तो मोनोमर का मोलिकुलर वेट that was equal to molecular weight of the polymer, ये था। लेकिन कंडेंसेशन में इक्वल नहीं है, क्यों? बिकॉज दैट इज द रिमूवल ऑफ सिंपल मोलिक्यूल्स लाइक दिस वन। क्लियर है? तो ये उनको कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। वो क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए नाइलॉन 6,6 ये आपका कई बार यूज़ किया जाता है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो नाइलॉन 6,6 is the example where the condensation occurs between the two molecules hexamethylene diamine and adipic acid। ये आपके एडिपिक एसिड है। देखिए टोटल कितने हैं कार्बन, 1 + 4 + 1, तो ओवरऑल 6, राइट। सो एडिपिक एसिड में 6 कार्बन एटम है। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 6। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज कॉल्ड एज ए नाइलॉन 6,6। 6 कार्बन यहाँ से एंड 6 कार्बन एडिपिक एसिड से, तो दैट्स वाई नाइलॉन 6,6 याद रहेगा। सो हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, ये देखिए अमीन कितने हैं? 2 और मिथाइलिन कितने हैं? 6, सो दैट्स वाई हेक्सा। तो याद रहेगा हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड कॉमन नेम है, तो ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द अमीनो ग्रुप, दिस इज एसिडिक ग्रुप, राइट। तो वाटर यहाँ से रिमूव कर दीजिए इन दिस वे, और आपके पास लिंकेज क्या बनेगी? अमाइड की। सो आप देख सकते हैं दैट इज दिस वन। तो नाउ दैट इज द नाइलॉन 6,6 विद द रिमूवल ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, राइट। नाउ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि देखिए अभी तक ये केवल एक यूनिट बनी है, रिपीटिंग यूनिट आपकी ये नहीं है। कभी आप सोचें ना, ये रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट आपकी रहेगी ये, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स, 1 मॉलिक्यूल हेक्सामिथाइलिन का, 1 मॉलिक्यूल एडिपिक एसिड का मिलके जो आपके दोनों मॉलिक्यूल मिलके डाइमर बनाएंगे। नाउ दैट डाइमर विल बी द रिपीटिंग यूनिट रेदर देन दीज 2 मोनोमर्स, राइट। सो मोनोमर इसके ये हैं, बट रिपीटिंग यूनिट ये नहीं है। रिपीटिंग यूनिट आपकी ये है जिसमें 2 मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं। पॉइंट क्लियर है? So dimers may combine to form tetramers, which in turn may combine to form octamers। so 2 के फैक्टर में आपके जुड़ते जाएंगे। 2 पहले 2 मॉलिक्यूल जुड़े, 2 + 2 कितने हो गए? 4। देर आफ्टर 4 + 4 8, फिर उसके बाद 8 + 8। तो आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली आपकी ये ग्रोथ होती है। एंड why it is saying step growth polymerization? because polymer is formed in stepwise manner, so that's why step word is used here, right। तो ये है step growth polymerization and nylon 6 is one of the example, right। ये आपका डाइमर बन गया, ये चलो बना के भी दिखाया हुआ है, ग्रेट। नाउ दैट इज द रिपीटिंग यूनिट। और मोनोमर कौन से हैं आपके? दिस वन मोनोमर ही है। क्लियर है? ये आपस में रिपीटिंग यूनिट बना रहे हैं और ये आपस में जुड़कर आपको नए मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाइलॉन 6,6 क्लियर है? नाउ ऑल ऑफ these कंडेंसेशन पॉलीमर्स, they are categorized into several categories one by one depending upon the type of bond they are forming with monomers। अब नाइलॉन 6,6 के केस में आपके पास क्या बन रहा था? अमाइड लिंकेज। तो ये पॉली अमाइड के अंदर आएगा। पॉली एस्टर का मतलब है लिंकेजेस कौन सी होगी? एस्टर लिंकेज। वो कौन सी होती है? COO, C डबल बॉन्ड O एंड O। यदि ये लिंकेज बन रही है 2 मोनोमर के बीच में तो वो हम कंसीडर करेंगे पॉली एस्टर्स में।
I hope it's clear now. So polymers which have ester linkages are called as polyesters and prepared by condensation of acid with diols. एसिड और एल्कोहल्स को आपस में ट्रीट करने के बाद बनता है, राइट। तो इसमें पहला एग्जांपल्स आपका आता है पॉलीइथाइलिन टेरिफथलेट यानी कि PET, जिसको टेरिलीन कह सकते हैं, डेक्रोन भी कह सकते हैं, माइलार भी कह सकते हैं। ये एग्जाम में किसी भी पॉइंट से आ सकते हैं। सो प्रेपरेशन की बात करें कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, ये देखिए एग्जांपल, दैट इज द डायोल इथाइलिन ग्लाइकोल। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ है, एक यहाँ है, 2 कार्बन है तो इथाइलिन वर्ड आ गया, ठीक है, इथेन 1,2 डायोल। नाउ दैट इज द टेरिथैलिक एसिड, पीएच यहाँ पे साइलेंट होता है, टेरिथैलिक एसिड। तो बेंजीन पर 2 COH ग्रुप लगा दीजिए पैरा पोजीशन पे 1,4 पे। नाउ यहाँ से आपका दिस वन, ये क्या निकल गया, वाटर, तो बचा क्या, OCO। तो आप देख सकते हैं दिस इज द एस्टर लिंकेज OCO, क्लियर है। अब इसमें टेरिथैलिक एसिड में इस साइड तो ये रिएक्ट कर गया, ऐसे ही यहाँ पे भी एसिड है तो यहाँ भी रिएक्शन होगी। सो दैट्स वाई आपको लॉन्ग चेन मिल जाएगी डेक्रोन की, टेरिन, राइट। सो दैट इज द एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और यूजेस की बात करें, इट इज़ क्रीज रेजिस्टेंट, क्रीज पड़ जाती है ना कपड़ों पे, राइट। ड्यूरेबल भी है, मॉइस्चर कंटेंट भी लो है, राइट। तो क्लॉथ में आपका ये यूज़ किया जाता है, फैब्रिक्स में, क्लॉथ में, सीट बेल्ट में, राइट। तो वहाँ पे इनको, वो किससे मिलके बनी होती है, वो बनी होती है टेरिलीन से। और माइलार फिल्म क्या है, द मोल्टन प्रोडक्ट, टेरिलीन का जो मोल्टन प्रोडक्ट मिलता है उसको धागों की फॉर्म में यदि हम कन्वर्ट कर देते हैं, धागे स्पन इनटू डेक्रोन, तो उसको डेक्रोन कहते हैं। और यदि उसको कास्ट आप फिल्म में करते हैं, फिल्म मतलब कि एक लॉन्ग शीट लाइक दिस वन, कि आपका मोल्टन प्रोडक्ट है उसको आपने फ्रीज कर दिया फिल्म की फॉर्म में, तो उसको कहा जाता है माइलार। यदि आपने जो मोल्टन प्रोडक्ट है इसको लॉन्ग वायर्स की फॉर्म में निकाल दिया तो उसको हम कहते हैं डेक्रोन। डेक्रोन फैब्रिक है आपका जो क्लॉथ में यूज होता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पॉलीइथाइलिन थैलेट, टेरिथैलेट नहीं है, थैलेट। तो सब कुछ सिमिलर है, ग्लाइकोल एज इट इज। टेरिथैलिक में 1,4 वो था आपका डाई एसिड, यहाँ पे क्या है 1,2 ओथो, ये आपका ओथो आइसोमर है, वो आपका पैरा था, क्लियर है। तो यहाँ पे भी एडिशन सेम होएगा, यहाँ से वाटर निकाल दीजिए और साथ ही में ये आप देख सकते हैं दैट इज द एस्टर लिंकेज फॉर्म है, राइट। सो पॉलीइथाइलिन थैलेट। नाउ दैट इज द thermoplastic which dissolves in suitable solvent and solution on evaporation leaves tough film, right। so that's why it is used in manufacturing of पेंट्स में यूज़ किया जाता है आपका, ये याद रहेगा, ग्लाइप्टल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो अब ना देख लेना, ये थे आपके 2 एग्जाम्पल, किसके, कौन कौन से, एक डेक्रोन का था, एक था आपका ग्लिप्टल का। दोनों ही आपके एग्जाम्पल है किसके, पॉलीएस्टर्स के। तो आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीएस्टर, एक्सप्लेन करें विद एग्जाम्पल्स, तो आपने एग्जाम्पल इन दोनों का देना पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कंडेंसेशन पॉलीमर्स, वो है आपका पॉलीअमाइड्स कैटेगरी है, राइट। सो पॉलीमर्स विच आर हैविंग अमाइड लिंकेजेस आर नोन एज पॉलीअमाइड्स एंड दे आर प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ डाई बेसिक एसिड्स विद डाई अमीन्स। नाइलॉन 6,6 में देखा था ना आपने, राइट। सो दीज पॉलीमर्स आर जनरली कॉल्ड एज ए नाइलॉन्स। जितने भी आप आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे उनको जनरल टर्म में कहा जाता है नाइलॉन्स। नाइलॉन्स मतलब बेसिकली पॉलीअमाइड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। नाई मीन्स न्यूयॉर्क, लंदन, राइट। तो ये उस समय में यहाँ पे डिज़ाइन किया गया सर, सो दैट्स वाई यही शॉर्टकट रख दिया नाइलॉन, ठीक है। अब 1 बाय 1 देखते हैं, जो कि पहला आपके पास जो पॉलीअमाइड है वो नाइलॉन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाइलॉन 6,6, ये बहुत बार आया था, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, देखते हैं। देखिए दैट इज़ द प्रेपरेशन स्टेप। आपके पास एडिपिक एसिड है, मैंने बताया था ना 6 कार्बन एटम, 6 कौन से हैं, दिस वन, दीज आर 6 कार्बन एटम एंड दिस इज द हेक्सामिथाइलिन डाइमीन, राइट। यहाँ पे रिएक्शन कर दीजिए, वाटर निकाल दो
ऐसे ही यहाँ पे भी रिएक्शन हो सकती है और यहाँ पे भी रिएक्शन हो सकती है, तो आपको एक लॉन्ग चेन मिल जाएगी पॉलीमर की, विच इज़ कॉल्ड एज नायलॉन 66। ठीक है, यूजेस की बात करें, वेयर इट इज़ यूज इन कॉटन फाइबर्स, राइट। इट इज़ हैविंग वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफ है, रेजिस्टेंस है, इलास्टिक है। साथ ही में कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन कारपेट्स, टेक्सटाइल फाइबर्स, राइट। ब्रश वगैरह बनाने में नायलॉन्स का 66 का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉलीमाइड आता है, दैट इज़ द नायलॉन 610। 610 नाम से ही पता लग रहा है, एक मोनोमर में 6 कार्बन एटम होंगे, एक में होंगे 10। ठीक है, तो इसके लिए हमने कौन सा यूज़ करते हैं, देखिए हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, कितने कार्बन हो गए, 6। तो अब दूसरा क्या यूज़ किया जाएगा, एसिड, डाई एसिड, और डाई एसिड में कितने होंगे, 10। दोनों को सेम कंडेंस कर दो, सेम प्रेपरेशन मेथड है। क्लियर है, सो दैट इज़ द नायलॉन 610। फिर उसके बाद आपका आता है नायलॉन 6, और ये परलोन वर्ड आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप देख लेना वीडियो में जाके। तो नायलॉन 6, अब क्योंकि एक ही वर्ड है नायलॉन 6, सो दैट्स वाई केवल एक कंपाउंड से ही ये पॉलीमराइज करेंगे, और उस कंपाउंड में कितने कार्बन होंगे, ओवरऑल 6। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम है, सो दैट्स वाई नायलॉन 6। और ये बनाने के लिए हमें जो मोनोमर क्या है इसका, कैप्रोलैक्टम, ये वर्ड आया था ना एग्जाम्स में, ठीक है, तो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट भी है। कैप्रोलैक्टम को कैसे बनाया जाता है, साइक्लोहेक्सेन को आप पहले ऑक्सीडाइज करें तो साइक्लोहेक्सेनोन बन गया, अमाइन इसको ट्रीट कर दीजिए हाइड्रोक्सिलामीन से, तो ऑक्साइम आपका रेडी है। नाउ बैकमन रीअरेंजमेंट से क्या होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा चेन में, रिंग में, देख सकते हैं, ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पे, तो दैट्स वाज CO कार्बन एज इट इज। तो ये अमाइड लिंकेज आपकी बन चुकी है, ठीक है। तो ये फर्दर पॉलीमराइज होएगा और आपको एक लॉन्ग पॉलीमर प्रोवाइड करेगा जिसका नाम है नायलॉन 6, ठीक है। यूजेस में कहाँ यूज़ किए जाते हैं, दे आर यूज इन टायकोट्स, फैब्रिक्स, रोप्स में यूज़ किया जाता है नायलॉन 6। तो यहाँ पे हमने कितने नायलॉन स्टडी किए, 3। पहला था नायलॉन 66 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, फिर उसके बाद नायलॉन 610 और फिर नायलॉन 6 जिसको परलोन भी कहा जाता है, याद रहेगा। सो दिस वर द पॉलीमाइड्स। तो 2 कैटेगरी हम कर चुके हैं, पॉलीएस्टर्स एंड पॉलीमाइड्स हमारा कंप्लीट है। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये आपका भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है। तो जब भी आप फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की बात करेंगे तो एक ध्यान में आना चाहिए आपके वर्ड, दैट इज़ द बेकेलाइट। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो बेकेलाइट क्या है, दैट इज़ द पॉलीमर विच इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, दोनों की हेल्प से आपका बनता है। और इसकी जो लीनियर चेन रहेगी, जो लीनियर चेंज है उसको तो कहेंगे हम नोवोलैक, राइट। और जब लीनियर चेंज में ब्रांचिंग हो जाए शुरू, ठीक है, तो ब्रांच प्रोडक्ट होगा उसको हम कहेंगे बेकेलाइट। तो कंफ्यूज मत होना कि ये कुछ अलग है, नहीं, ये दे बोथ आर द सेम मटेरियल। दिस इज़ द लीनियर प्रोडक्ट, दिस इज़ द ब्रांच प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए नाउ देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए दिस इज़ द रिएक्शन, फिनोल है, फॉर्मल्डिहाइड है, एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, CH2OH आपका फिनाइल रिंग पे इंट्रोड्यूस हो गया, ऑर्थो आइसोमर, पैरा आइसोमर, ठीक है। तो मोनोमर आपके ये रहेंगे। अब ऑर्थो आइसोमर यदि n नंबर ऑफ ऑर्थो आइसोमर्स आपस में जुड़ेंगे तो आपको लीनियर प्रोडक्ट मिलेगा जिसको कहा जाता है नोवोलैक, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से वाटर ही निकालना है जस्ट आपने, एक मॉलिक्यूल ये रहा, यही मॉलिक्यूल दोबारा लिख दीजिए, तो नेबरिंग से वाटर निकाल दीजिए और जोड़ दीजिए, तो CH2 के थ्रू आपका लिंक हो गया। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि OH यहाँ से जाएगा और यहाँ पे भी एक H है, यहाँ से एक H, तो आपका निकल जाएगा पानी, वाटर, ठीक है। तो ऑर्थो, जब ऑर्थो आपस में जुड़ रहे हैं तो नोवोलैक मिल रहा है। बेकेलाइट कब मिलेगा, जब ऑर्थो और पैरा आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो आपने दोनों की ही
पोलिमराइजेशन कर दीजिए। नाउ दैट इज द क्रॉस लिंक पॉलीमर बेकेलाइट। क्लियर है? तो देख लेना कैसे आया। यूजेस की बात करें कहाँ यूज़ किया जाता है। द सॉफ्ट बेकेलाइट विद लो डिग्री ऑफ पोलिमराइजेशन आर यूज एज ए ग्लू के तौर पे यूज़ किया जाता है। वाइल हाई डिग्री पोलिमराइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हार्ड बेकेलाइट विच इज़ हाईली क्रॉस एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ यूज एज इन स्क्रैच और वाटर रेजिस्टेंस पॉलीमर के तौर पे यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? कंघों में, आपके टेबल टॉप पे, फाउंटेन पेन बैरल्स में, ग्रामोफोन में, राइट। साथ ही में इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जहाँ पे होती है जैसे स्विचेज, प्लग्स, तो वहाँ भी बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। देखिए नाम से ही है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड है जो कि बेकेलाइट था। उसमें आपके दो कौन से रिएजेंट यूज़ किए थे पहले? इनिशियल रिएक्टेंट्स थे आपके फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे नाम ही आ गया, जैसे वहाँ आया था वैसे यहाँ पे भी। तो यूरिया है, फॉर्मल्डिहाइड है, और दोनों को मिला के बनाना है, राइट। सो दैट्स वाई सिमिलर रिएक्शन है। ये आपका यूरिया है रिएक्टेंट, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है। दोनों आपस में जुड़कर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मोनोमिथाइल यूरिया। ये मोनो है, ये डाईमिथाइल, यानी कि यदि SCHO आपका इस ग्रुप पे कर रहा है तो मोनो हो गया, और यदि इस ग्रुप पे भी कर रहा है तो आपका डाई, ठीक है। तो डाईमिथाइल यूरिया। तो जैसे वहाँ पे फिनोल फॉर्मल्डिहाइड में ओथो और पैरा बने थे, ये ओथो था, यहाँ पैरा बना था, ठीक है। तो वैसा ही सेम सिनेरियो यहाँ है। ये दोनों आपस में फिर कंबाइन होकर आपको प्रोवाइड कर देंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्लियर है? यूजेस की बात करें सो लो मोलिकुलर मास अनब्रांच्ड पॉलीमर्स। यदि आपका पॉलीमर आपका लो मोलिकुलर वेट है, साथ ही में लीनियर है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सो दैट इज ए कलरलेस, वाटर सोल्यूबल है एंड कैन बी यूज इन बॉन्डिंग शीट ऑफ पेपर, प्लाईवुड वगैरह में यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। वाइल यदि आपका ब्रांचिंग है काफ़ी ज़्यादा, पॉलीमराइज है, इन दैट केस इट विल बी हार्ड एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर के तौर पे यूज़ किया जाएगा, जैसा आपका फिनोल फॉर्मल्डिहाइड था, राइट। सो दीज रेजिन्स आर सुपीरियर टू फॉर्मल्डिहाइड बिकॉज they are colorless and do not discolor on exposure to light. So these are the benefit of this one. So this is urea formaldehyde is superior as compared to phenol formaldehyde, बेकेलाइट से superior है, राइट। और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? लैमिनेट्स बनाने में, ट्रे, किचनवेयर्स में, सॉल्यूशन फॉर्म में कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वुडन वगैरह में, राइट। तो ये आपकी थी थर्ड कैटेगरी। पहली कैटेगरी पॉलिएस्टर्स, पॉलीअमाइड्स, सेकंड कैटेगरी। और उसके बाद हमने ये रेजिन्स देखे थे, कौन कौन से? एक तो था फिनोल फॉर्मल्डिहाइड और फोर्थ आपका था यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। अब नेक्स्ट रेजिन जो आपका आता है दैट इज़ द इपोक्सी रेजिन। याद करने के लिए बता दूं मैं, देखिए इपोक्सी वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए? इपोक्साइड के लिए। ये आपके साइक्लिक इथर्स होते हैं इपोक्साइड, राइट। ये ट्रायंगल है और यहाँ ऑक्सीजन है, सो दे आर द इपोक्साइड। सो वो रेजिन जिनमें ये इपोक्साइड मोइटी होती है तो उनको हम कहते हैं इपोक्सी रेजिन, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। पहला ग्लाइकोल्स है आपका पॉलीऑक्सीमिथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपका इथाइलिन ऑक्साइड है। बेस की प्रेजेंस में बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, बेस अटैक करेगा यहाँ पे, ये रिंग ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं HO, HO कहाँ आया? ये आपका CH2OH के तौर पे है, दिस वन CH2OH, और जिस कार्बन पर अटैक हुआ है उस पर आ जाएगा O नेगेटिव चार्ज। नाउ दैट इज़ द न्यूक्लियोफाइल जो रेडी है। ये फर्दर फिर से अटैक करेगा इपोक्साइड पे, ठीक है, और फिर से रिंग ओपन हो जाएगी, तो ये आपकी लॉन्ग चेन बनती जाएगी, आप देख सकते हैं। और लास्ट में आप इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए, तो यहाँ पे H लगा दो, तो ये आ गया CH2OH। दैट इज़ द polyoxymethylene glycol. And why we are saying glycol? Because the terminal groups are having hydroxyl groups. Now what is the property and using? They are water soluble polymers because they possess the high quantity of hydroxyl groups which are polar in nature, right. So therefore
दे कैन बी यूज इन प्रेपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स एंड लुब्रिकेंट्स। इनमें यूज़ किया जा सकता है इपोक्सी रेजिन्स को। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, अभी हमने देखा था प्रीवियस इस पॉली ऑक्सीमिथाइलिन ग्लाइकोल में जहाँ इथाइलिन ऑक्साइड था। अब हम यूज़ करेंगे एपिक्लोरोहाइड्रिन। एपिक्लोरोहाइड्रिन भी आपका एक तरह से इपोक्साइड ही है, पर साथ ही में यहाँ हाइड्रोजन की जगह आपका अटैच्ड हो गया CH2Cl, एपिक्लोरोहाइड्रिन। तो यदि आप एपिक्लोरोहाइड्रिन को ट्रीट करते हैं विद बिस्फिनोल ए इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो पॉलीमराइजेशन होती है, एज ए रिजल्ट आपको पॉलीमर मिलता है। बिस्फिनोल क्या है, दैट इज दिस वन, जहाँ पे आपके फिनोल रिंग पे OH ग्रुप है, CCH3 ट्वाइस है और फिर से फिनोल है और आपका OH है। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में जब आप अटैक करेंगे तो बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, तो O नेगेटिव बन गया है। नाउ दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, इट कैन इजिली अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, रिंग पे अटैक हो जाएगा। तो आपका क्या है, रिंग में ही फर्दर इपोक्साइड बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये कहाँ से आई थी मोइटी, ये मोइटी आई थी बिस्फिनोल से, और ये कहाँ से आया था, ये आया था एपिक्लोरोहाइड्रिन से। नाउ न्यू इपोक्साइड इज रेडी ऑन द रिंग, रिंग पे ही इपोक्साइड आपका तैयार है। फिर से आप क्या करेंगे, बेस डालेंगे, एपिक्लोरोहाइड्रिन डालेंगे और आपको लॉन्ग चेन मिलती जाएगी। नाउ दैट इज द इपोक्सी रेजिन। ठीक है, प्रॉपर्टी और यूज़ की बात करें, दे हैव एडहेसिव स्ट्रेंथ एंड कैन बी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा, वहाँ यूज़ किया जा सकता है। नाउ दैट वाज द इपोक्सी रेजिन्स। तो 5 हम कर चुके हैं, यदि आपको बताया जाए। पहला आपका पॉलीएस्टर, पॉलीअमाइड्स। अच्छा, पॉलीएस्टर्स में आपके कुछ मॉलिक्यूल्स थे, साथ में पॉलीअमाइड में फेमस था आपका नाइलॉन 66 वगैरह। फिर उसके बाद फिनोल फॉर्मल्डिहाइड जिसमें बेकेलाइट था, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, और फिर हमने डिस्कस किया इपोक्साइड जिसमें आपके पास ये थे। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है पॉलीयूरिथेन। पॉलीयूरिथेन, नाउ स्टार्ट करने से पहले ये देखिए यूरिथेन वर्ड है। नाउ यूरिथेन इज एन एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड। कार्बेमिक एसिड क्या है, RNHCOH, दैट इज द कार्बेमिक एसिड। तो इसका एस्टर है, ये आपका एसिड है, यह आपका जनरली अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि CO2 निकल सकता है यहाँ से इजीली, CO2 आपका निकल जाएगा, यहाँ पे RNH2 बच जाएगा। प्रेपेयर कैसे किया जाता है, प्रेपरेशन में यदि हम बात करें तो RNCO दैट इज़ द आइसोसाइनेट, अल्कोहल पे ट्रीट कर दीजिए। तो अल्कोहल कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, रिशफल कर दीजिए। सो RNHCO दैट इज़ द एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड। तो ये आपका फर्दर फिर भी स्टेबल होता है कंपेरेटिवली इसके, ये आपका अनस्टेबल था, ये आपका स्टेबल होता है। सो हम बनाएंगे यूरिथेन विच इज़ एन एस्टर ऑफ कार्बेमिक एसिड। एंड नाउ रिएक्शन कैसे होगी, ये देखिए आपका जनरली कोई पॉलीमर है डायोल, इसको ट्रीट कर दीजिए इसके साथ। ठीक है, तो OH है, OH का अटैक है जैसे आपने अभी देखा था प्रीवियस रिएक्शन में, यहाँ होगा, रीशफलिंग होगी, उसके बाद आपको ये मिल गया NHCO, दैट ये मोटी तैयार है। यूरिथेन आपको मिल चुका है और पॉलीयूरिथेन बन सकता है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको बना लेना। नेक्स्ट आपका बात करें पॉलीयूरिथेन के यूजेस क्या है, तो दीज आर द यूजेस, दे हैव लो डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग एंड आर जनरली क्वाइट सॉफ्ट, इलास्टिक हैं। साथ ही में कहाँ यूज़ किए जाते हैं, दे आर यूज इन फाइबर्स के तौर पे। पॉलीयूरिथेन के फोम्स बनते हैं, ठीक है, फाइबर्स में यूज़ किया जा सकता है। साथ ही में थर्मल इंसुलेशंस जहाँ ज़रूरी है, लाइक आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ तक आपके थे, ये लगभग 4-5 कैटेगरी 6 कैटेगरी हमने डिस्कस की है। फिर से बताता हूँ, पॉलीएस्टर, पॉलीअमाइड, फिर फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिर उसके बाद इपोक्सी रेजिन, और उसके बाद आपका अभी जो हमने पॉलीयूरिथेन हमने देखा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका कंडेंसेशन।
जो टॉपिक आता है वो है आपका बहुत ही फेमस है, एग्ज़ाम पॉइंट से लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो ये भी आपका है किससे, रबर से डील करता है, दैट इज़ द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, राइट। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबड़ क्या है? रबड़ देखिए आपके कई प्रकार की होती है, जो आप पेंसिल में यूज़ करते हैं ना, वो उस रबड़ की भी बात हो रही है यहाँ पे। साथ ही में टायरों में रबड़ का यूज़ होता है, आपके ये लगा लो, और कई जगह पे रबड़ का यूज़ होता है, ठीक। तो दो टाइप्स की होती है, नेचुरल एंड सिंथेटिक, ठीक है। वन बाय वन हम देखेंगे कि क्या होता है ये। फ़िलहाल नेचुरल रबड़ की बात करें तो ये आपका क्विज पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रहे। नेचुरल रबड़ आपकी क्या है, जो नेचर से हमने एक्सट्रैक्ट की गई है। सो इट इज़ द नेचुरल पॉलीमर विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लैटेक्स। लैटेक्स क्या है, आपके पौधों में पाया जाता है, ठीक है। मिल्की फ्लूइड है, कई बार आपने देखा होगा पौधों में, आप यदि काट दे उसके स्टेम को या चोट भी मार दे तो दूध सा निकलने लग जाता है, मिल्की फ्लूइड निकलता है, राइट। तो दैट इज़ द वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो लेटेक्स में आपके जो मिल्की फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं लेटेक्स, और लेटेक्स से ही ऑब्टेन करते हैं हम, आइसोलेट करते हैं पॉलीमर को, ठीक है। तो आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर की बात करें। नेचुरल रबड़ इज़ वन फॉर एडिशन प्रोडक्ट किसका, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन आपका मोनोमर है नेचुरल रबड़ का, एंड व्हाट इज देयर, दिस वन, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH CH2। तो जो आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन है ना, 1,3-ब्यूटाडाइईन क्या होता है, दिस 1,3-ब्यूटाडाइईन यही होता है। इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो लगी हुई है उसकी जगह मिथाइल लगा दो बस। तो ये आपका याद करने का तरीका है आइसोप्रीन का। नाउ दिस आइसोप्रीन रेडी है, इसके N मॉलिक्यूल्स आपके जुड़ जाएंगे। देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आ जाएगा जैसे, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आके अटैक कर देगा। तो आप देख सकते हैं हुआ क्या है, ये वाला जो बॉन्ड था ये अब सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। एंड सिमिलर इज द सिनेरियो विद दिस CH3। अब यहाँ पे जो CCH है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। सो दैट इज़ द आइसोप्रीन यूनिट, पॉली आइसोप्रीन आपका तैयार है, ठीक है। इन नेचुरल रबड़ ऑल द डबल बॉन्ड्स हैव सिस, ये देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इसकी बात कर रहे हैं, तो ऑल द डबल बॉन्ड्स हैव सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिस है, ट्रांस नहीं है, राइट। सो नेचुरल रबड़ इज अ सिस पॉली आइसोप्रीन, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाउएवर इन द केस ऑफ सिंथेटिक रबड़ जिसको गुटापर्चा भी कहते हैं, उसमें आपके ट्रांस कन्फिग्रेशन रहेगी। तो डिफरेंस क्लियर है दोनों में, क्या डिफरेंस है, ये आपका सिस आइसोमर है जहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन, ठीक है, दैट इज द नेचुरल रबड़। और ट्रांस आइसोमर कौन सा है, दिस वन, ये देखिए ये ट्रांस है, दैट इज द सिंथेटिक रबड़, राइट। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है वुल्कनाइज्ड रबड़, तो एग्ज़ाम में आया हुआ था ना कई बार, हाँ। तो वुल्कनाइज्ड रबड़ क्या होती है, देखिए वुल्कनाइजेशन यहाँ पे डील करता है सल्फ़र से, ठीक है। तो सल्फ़र की जो यूनिट्स है उनको इंट्रोड्यूस करना और डाइसल्फाइड लिंकेज बनाना, सल्फ़र की लिंकेज बनना, उसको हम कहते हैं वुल्कनाइजेशन प्रोसेस, राइट। सो नेचुरल रबड़ की जो स्ट्रक्चर है, देयर इज नॉट प्रेजेंस ऑफ एनी पोलर ग्रुप्स एंड हैंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक, राइट। नेचुरल रबड़ की बात करें, क्योंकि कई रबड़ आपने देखी होगी बहुत सॉफ्ट होती है, राइट, वीक वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू आपकी इंट्रैक्शंस होती है। तो काफ़ी वीक है और साथ ही में सिस कन्फिग्रेशन में है, तो जिसकी वजह से काफ़ी लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी है। तो देयरफॉर सिस पॉली आइसोप्रीन डजंट हैव स्ट्रेट चेन बट हैज़ ए कोल्ड स्ट्रक्चर, राइट। ये क्योंकि स्ट्रेट चेन तब होती ना यदि इनके बीच की इंट्रैक्शन अच्छी होती, जब इंट्रैक्शन नहीं है तो ये किस फॉर्म में होती है, कोल्ड फॉर्म में, राइट। स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये आपका एक्सिस्ट करते हैं। सो नेचुरल रबड़ इज़ अ सॉफ्ट, राइट, एंड एट हाई टेम्परेचर इट कैन ईजिली मेल्ट, राइट। तो 283-300
35 केल्विन तक ये इजीली मेल्ट हो सकती है। ठीक है, सो वल्कनाइजेशन का कंसेप्ट क्या है? वल्कनाइजेशन का मतलब क्या है? दीज लो प्रॉपर्टी, अननेसेसरी जो प्रॉपर्टीज़ है, वीक प्रॉपर्टीज़ है, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रोसेस नोन एज ए वल्कनाइजेशन, एंड फॉर दैट वी विल बी एडिंग द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, राइट। रो रबड़ को आप हीटअप कर दीजिए सल्फर के साथ एट अ हाई टेम्परेचर। सो इन दिस प्रोसेस आपके पास ये रिएजेंट्स यूज़ कर सकते हैं आप वल्कनाइजेशन के लिए। और डाइसल्फाइड लिंकेज कैसे बनेगी वो आप देख सकते हैं। देखिए दिस वन, ये आपका क्या है, दैट इज़ द वल्कनाइज्ड रबड़। ये आपके पास आइसोप्रीन की यूनिट थी नेचुरल रबड़ की, एक चेन ये रही, राइट, और दोनों चेन में आपने लिंकेज किसकी बना दी? CSC, राइट, सल्फर ऐड अप कर दिया। नाउ इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए ये अनदर रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे चेन है, डाइसल्फाइड लिंकेज बनी हुई है, ठीक है, जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, तो ये चेन को ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड्स है, राइट, जिसकी वजह से द टेंसाइल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ रबड़ इज इनहांस टू लार्जर एक्सटेंट। ठीक है, तो ये याद रहेगा वल्कनाइजेशन क्या है कि नेचुरल रबड़ की ही प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन, राइट। एंड दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय गोडियर इन 1839, जहाँ पे हम सल्फर से ट्रीट करते हैं। क्लियर है? तो हमने नेचुरल रबड़ देख लिया, ये नेचुरल रबड़ था अब तक। अब बात करते हैं कि सिंथेटिक रबड़ क्या है। देखिए नाम से सजेस्ट होता है कि सिंथेटिक का मतलब है मैन मेड। नेचुरल रबड़ में आपके पास 6 प्रोडक्ट था, 6 कॉन्फ़िगरेशन थी, राइट। तो यदि आपको सिंथेटिक रबड़ बनाना है तो मोनोमर्स हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि 1,3-ब्यूटाडाइईन है, ठीक है, तो उसी के ही प्रोडक्ट। तो उनसे हम कौन कौन सी रबड़ बना सकते हैं? देखिए मिथाइल रबड़ बनती है, ब्यूना S, ब्यूना N, नियोप्रीन, ब्यूटाइल रबड़, ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक रबड़। और ये एग्जाम में भी आया हुआ है, ब्यूना S आया था ना, नियोप्रीन भी आया हुआ है शायद, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक रबड़। सो वन बाय वन देखते हैं फटाफट। पहला मिथाइल रबड़, जहाँ पे हम कैसे बनाते हैं, पिनाकोल को आप हीटअप कर दीजिए तो आपके पास ये क्या है, ब्यूटाडाइईन था, ये ब्यूटाडाइईन है 1,3-ब्यूटाडाइईन, और 2 मिथाइल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है, राइट। सो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटाडाइईन, पेरोक्साइड ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड। ऐड अप कर दीजिए, दैट इज द मिथाइल रबड़, ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉलीब्यूटाडाइईन की बात करें तो 1,3-ब्यूटाडाइईन लो, जिगलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आप एडअप कर दीजिए तो आपको 6 प्रोडक्ट मिल रहा है कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये 6 कॉन्फ़िगरेशन है 1,3-ब्यूटा, राइट। सो जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन की हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है बूना S। देखिए बूना का मतलब क्या है, ब्यूटाडाइईन की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ब्यूटाडाइईन एज इट इज है, लेकिन S का मतलब यहाँ पे क्या है, सल्फर नहीं है, यहाँ पे है स्टाइरीन, टी कटा हुआ है यहाँ पे, स्टाइरीन, राइट। सो यहाँ का स्टाइरीन था, स्टाइरीन को ब्यूटाडाइईन के साथ रिएक्ट करवाने पे एडिशन प्रोडक्ट बना दीजिए, ये आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इधर बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये आपका सिंगल, और यहाँ जोड़ दीजिए तो आप देख सकते हैं दिस वन, दैट इज द SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबड़, याद रहेगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें, और ये यूज का होता है, ये कंपैरेटिवली टफ है, साथ ही में गुड सब्सटीट्यूट आपका नेचुरल रबड़ का, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ यूज इन फ्लोर टाइल्स, इंसुलेशंस, केबल्स में यूज़ किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास आता है ब्यूना N। नाम से ही है, ब्यूना तो है बट N मीन्स नाइट्राइल। नाइट्राइल के लिए अक्राइलो नाइट्राइल कभी यूज़ किया था, आपको याद हो, पेन बनाया था हमने, राइट। तो पॉली अक्राइलो नाइट्राइल। सो सिमिलर केस में 1,3-ब्यूटाडाइईन है, अक्राइलो नाइट्राइल है, तो एडअप कर दीजिए, ब्यूना N आपका तैयार है। दैट इज यूज इन द ऑयल सील्स, होजेज एंड टैंक लिंकिंग्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो रबड़ है दैट इज़ द ब्यूटाइल रबड़। नाम से ही क्या पता लगता है, देखिए इसमें साथ ही में कोई और वर्ड नहीं है, केवल ब्यूटाइल वर्ड है, राइट।
सो आइसोप्रीन के साथ हम यूज़ करेंगे आइसोब्यूटाइलिन, राइट। आइसोब्यूटाइलिन और आइसोप्रीन दोनों को सम अप कर दीजिए तो ये आपका मॉलिक्यूल रेडी है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें या यूजेस की, तो कहाँ यूज़ किया जाता है? ट्यूब और टायर्स में इसको यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ब्यूना एस इम्पोर्टेंट था, ब्यूना एन था, वैसे ही नियोप्रीन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। दैट इज़ द क्लोरोप्रीन, यानी कि आइसोप्रीन में यहाँ मिथाइल ग्रुप था, आपको याद हो, मिथाइल ग्रुप की जगह क्लोरीन यदि लगा हुआ है तो हम कहते हैं क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन को जब आप पॉलीमराइज करते हैं तो हमें मिलता है नियोप्रीन, ठीक है। और नियोप्रीन यूज़ करने के लिए प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये नेचुरल रबर से तो इन्फीरियर है प्रॉपर्टीज़ में, यानी कि कम है, बट सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस। यानी कि जो ये क्लोरोप्रीन आप ये नियोप्रीन आप बनाएंगे तो नियोप्रीन आपका ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होता है कंपैरेटिवली, राइट। साथ ही में इंसुलेटर्स में यूज़ किया जा सकता है, रोलर्स में यूज़ किया जा सकता है, राइट। सो दिस वाज द रबर। तो ये था आपका चैप्टर सारा, जिसमें हमने यदि समराइज करें इस लास्ट वीडियो में तो क्या क्या किया हमने पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर, साथ ही में क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स क्या है डेफिनेशन के बाद वो स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, कितने टाइप्स का है, एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, साथ ही में कितने टाइप्स के आपके पॉलीमर्स बन सकते हैं कैटेगरी वाइज 1 बाय 1, वो सारे स्टडी किए, जिनमें आपका पॉलीएस्टर भी था, पॉलीअमाइड भी था, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीयूरेथेन, इपोक्सी रेजिन, और साथ ही में आपका नेचुरल और सिंथेटिक रबर, राइट। सो दीज वर द टॉपिक्स, राइट। और समरी की बात करें तो एक बार फिर से समरी देख लेते हैं। पहले हमने पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस देखा, क्या होता है, पॉलीमर्स और मोनोमर्स की डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन में होमो कोपॉलीमर्स क्या क्या है, नेचुरल रबर, बायोपॉलीमर्स ये क्या होते हैं, साथ ही में सिंथेटिक पॉलीमर्स किसको कहा जाता है, राइट। एडिशन पॉलीमर्स में चेन ग्रोथ पॉलीमर्स देखे, आपके पास काफ़ी एग्जांपल्स हैं। जिगलर नाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है, वो भी देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कंडेंसेशन में आपके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। पहले एडिशन में देखे, एडिशन में आपके पास पॉलीथीन, PMMA, टेफ्लॉन, PVC, PAN, पॉलीइथाइल एक्राइलेट, पॉलीस्टाइरीन जो थर्मोकोल में यूज़ किया जाता है वो। फिर उसके बाद हमने देखा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है, राइट, व्हाट आर द एग्जांपल्स। डेक्रोन देखा, डेक्रोन, ग्लिप्टल ये थे पॉलीएस्टर्स आपके। पॉलीअमाइड के एग्जांपल क्या थे, नाइलॉन 66, दिस नाइलॉन 6, पर्लोन, राइट। पर्लोन के केस में बस ध्यान रखना केवल एक मोनोमर यूनिट है, दो नहीं है, वो आपस में कंडेंस होते हैं। नेक्स्ट बैकेलाइट आपका क्या है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। फिर उसके बाद यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फिर इपोक्सी रेजिन के एग्जांपल देखे हमने, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीयूरेथेन, फिर उसके बाद नेचुरल और सिंथेटिक रबर। सो ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये आप देख लेना। आज के लिए इतना ही बच्चों। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो पॉलीमर चैप्टर पुराने बच्चों के हिसाब से मेरा कंप्लीट है। आपका अब तक वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका हाफ सेक्शन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें अमीनो एसिड की सीरीज़ डाल दी है मैंने, साथ ही में पॉलीमर भी। तो आपका हाफ सेक्शन कंप्लीट है। और नए सिलेबस के हिसाब से देखें, NEP के हिसाब से, तो दो अलग अलग पेपर्स के अमीनो एसिड एक पेपर में आपका यूनिट 1 में था, और ये आपका यूनिट 4 है कि DSC पेपर की। तो ये मेरी तरफ से हो गई है कंप्लीट, ठीक है। तो बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में अब अपना देखते हैं कोई और वीडियो सीरीज़ हम बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।